ऑडिट बाय नीरज पॉडकास्ट से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अपने ऑडिटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और अपने अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। अगर आप ऑडिटिंग को पढ़ना चाहते हैं इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे, तो आप edu91.org पे विजिट करके ऑडिटिंग की क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे पास ऑडिटिंग के मॉक टेस्ट भी होते हैं और साथ साथ में अगर आप ऑडिटिंग को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, ऑडिट को आप लोग अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो thinkingbridge.in पे ज़रूर विजिट करें और ऑडिट मास्टर क्लास का फ़ायदा उठाएं। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का ऑडिट बाय नीरज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसए 500 के बारे में। बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं और सीए इंटरमीडिएट सीआईपीसीसी भी सुन सकते हैं। इवन अगर आप कोई फॉरेन कोर्स कर रहे हैं तो भी आपको ये काम आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से भी जो है एमसीक्यू पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। So it is the information used by auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based। ये फ्लो याद रखिए, वो इन्फॉर्मेशन जिससे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और जिसके बेसिस पे ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन बनाता है। ओके, एंड it includes information in the accounting records which is underlying the financial statement and other information। तो यहाँ पे आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि ऑडिट एविडेंस में क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आती है या सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन आती है या दोनों आती हैं। तो मेरा कहना है कि दोनों आती हैं, इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ऐसे 500 है, ऑडिट एविडेंस से डील करता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको और बता देता हूँ, आइए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑडिट एविडेंस की दो बेसिक क्वालिटी क्या होती है। एक होता है सफिशिएंसी और एक होता है एप्रोप्रिएटनेस। कम ऑन, सफिशिएंसी और दूसरा क्या है, एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है रेलेवेंस, क्वालिटी। हाँ जी, रेलेवेंस और क्वालिटी। ओके, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जब मैं रेलेवेंस की बात करता हूँ, रिलायबिलिटी की बात करता हूँ, क्वालिटी की बात करता हूँ, तो हम एप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे होते हैं। जब मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ यानी नंबर्स की बात करता हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्वांटिटी की बात कर रहा होता हूँ। ओके, और याद रखिएगा, रिलायबिलिटी पे किस किस का इन्फ्लुएंस आता है। रिलायबिलिटी पे इन्फ्लुएंस आता है उसके सोर्स का, उसके नेचर का, राइट। और साथ साथ में आपने और भी एक क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, वो भी ध्यान रखना है। सोर्स और नेचर अभी के लिए आप याद रख के चलिए और आगे हम देखेंगे कि ओरिजिनल है, फोटोकॉपी है, इंटरनल कंट्रोल सही थे या नहीं थे, इनका भी इम्पैक्ट जो है वो आता है। रेलेवेंस का मतलब आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एविडेंस विद द असर्शन। लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए आपके एविडेंस और आपकी असर्शन के बीच में। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप लोगों को कंफर्म करना है बैलेंस, आप किसी का बैलेंस कंफर्म कर रहे हैं, तो वो एक रेलेवेंट एविडेंस हो सकता है एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कलेक्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रेलेवेंट एविडेंस जो है वो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट जो है एमसीक्यू पूछ लेता है कि भाई सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो आप फॉल्स बोल के आएंगे। लेकिन अगर पूछ लेता है सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो आप ट्रू बोल के आएंगे। तो सफिशिएंसी अपने को याद रखना है, सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। अब जैसा हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो होती है उसको हम ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? सो आपकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ है उसको जो सपोर्ट करने वाले रिकॉर्ड्स हैं, इनवॉइसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके लेजर्स हैं, या फिर आपकी कोई वर्कशीट्स हैं, या कोई भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बना रखे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और जहाँ तक अदर इन्फॉर्मेशन की बातचीत है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग की, रिटर्न कन्फर्मेशन मिली है अगर आपको डेटर्स वगैरह से, या फिर इंटरनल कंट्रोल जिसके अंदर है वो मैनुअल, इसको हम बोल देते हैं क्या, अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस का एक मिनट के लिए आप ज़रा ये सोचिए कि रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब ऑडिट में उसका प्लेस क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग ऑडिट में हमारी एंगेजमेंट होती है, प्लानिंग शुरू करते हैं, मर्टिलिटी डिटरमाइन करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी हमारा शुरू हो चुका होता है। उसके बाद हम लोग अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर, या मैं बोलूँगा कि हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग करते हैं। अब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बेसिकली इनको करने के लिए हमें चाहिए होते हैं AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इनसे हमारे पास जो है ऑडिट एविडेंस आता है इन रिलेशन टू असर्शन। असर्शन क्या होती है? अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शंस, याद रखिए, अकाउंट बैलेंस ERCV, एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस वैल्यूएशन, एंड ट्रांजैक्शन OCACC, अकरेंस कंप्लीटनेस क्लासिफिकेशन, OCA
एक्यूरेसी, पहले दोबारा उसको बोलते हैं, ओ से अकरेंस, सी से कंप्लीटनेस, एक से एक्यूरेसी, फिर क्लासिफिकेशन एंड देन हमारे पास कट ऑफ, राइट। तो इन इन असर्शंस के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी है। हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि हमारा ऑडिटर जो है वो क्या ऑब्टेन कर पाए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन कर पाए, तभी जो है वो क्या पास कर पाएगा, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो अपने लिए रीजनेबल कंक्लूजन बना पाएगा जिस पे उसे ओपिनियन देना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग दी ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो प्लीज़ इसको आईसीआई की बुक से आप लोगों को एक बार रीड करना चाहिए। 3 फैक्टर्स हैं, एक है मटीरियलिटी, दूसरा है रोमम और तीसरा है आपका साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। मटीरियलिटी, रोमम एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई की बुक से कीजिएगा इसको। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मटीरियलिटी की, तो मटीरियलिटी के केस में हमारा आइटम जितना कम मटीरियल होगा उतनी कम ही सफिशिएंसी चाहिए होगी। यानी कि एक असर्शन है जो मटीरियल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो आपको उसके लिए ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करने की, यानी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस जो है वो आप कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन बात करते हैं रोमम की। अब आप खुद ही ये बताने लायक हैं कि भाई आपको लेस एविडेंस चाहिए होगा अगर लोअर रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट है, और ज़्यादा एविडेंस चाहिए होगा अगर आपके पास रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा है। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई आपकी पॉपुलेशन में, यानी कि जो आपके क्लाइंट का डेटा है उसका साइज क्या है, राइट। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके पास। तो आपको कम एविडेंस चाहिए अगर आपकी पॉपुलेशन कम है और होमोजीनियस पॉपुलेशन है। होमोजीनियस मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं। लेकिन अगर बड़ी पॉपुलेशन है या फिर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपको एविडेंस भी क्या चाहिए होंगे, आपको एविडेंस भी चाहिए होंगे ज़्यादा। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि आईसीआई कम क्लैरिटी देता है, बट मेरे हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस हमारे पास होते हैं AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अब ये AEIOU रीपरफॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए से सबसे पहले है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, ई से आपका है इंक्वायरी, राइट। AEI से आपका है इंस्पेक्शन, AEIO से आपका है ऑब्जर्वेशन, U से रिकैलकुलेशन, देन रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर विच आर यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एंड इस बात में ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसीजर्स है ना आपके AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दे मे बी यूज्ड as what? They may be used as risk assessment procedures. They may be used for collecting the evidence with respect to risk assessment, with respect to test of control, with respect to substantive procedure. Always remember this. AEIOU, reperform and external confirmation, can be used for obtaining evidence with respect to risk assessment, or I should say for assessing the risk of metal misstatement. Then they can be used for test of control, they can be used for substantive procedures. Okay, ये बात जो है आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब जरा इनके अंदर की बातें भी देख लेते हैं भाई। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन इज बेसिकली आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो या आपके ई फॉर्म में हो, राइट। हम लोग एसेट की भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन से याद रखिएगा, इंस्पेक्शन से जो है हमें बहुत सारे असर्शन से रिलेटेड जो है वो क्या मिल सकती है, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करने के केस पे जो ऑथराइजेशन चाहिए था वो नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोग एक फिजिकल एसेट को जो है इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एग्जिस्टेंस की असर्शन चेक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन से आप बहुत सारी असर्शंस के अगेंस्ट जो है एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब एक प्रोसेस कोई और व्यक्ति जो है वो कर रहा है और आप उसे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? ऑब्जर्वेशन, राइट। सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है और ऑडिटर जो है उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, SA 501 का भी पूरा का पूरा पॉडकास्ट अवेलेबल है, वो भी आप लोग सुन सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप स्पॉटिफाई पे भी सर्च कर सकते हैं ऑडिट बाय नीरज, और उसके बाद आपको सारे पॉडकास्ट हमारे मिल जाएंगे। ओके, देन कमिंग टू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पास पूरे एक एसए के फॉर्म में है, SA 505। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जनरली स्पीकिंग क्या होता है? यहाँ पे ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। याद रखिएगा कीवर्ड्स, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, चाहे पेपर फॉर्म में आए चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए, राइट। ओके, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन किस लिए यूज़ होता है? आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को भी जो है कंफर्म करने के लिए यूज़ हो सकता है, डेटर्स के बैलेंस को, एग्जिस्टेंस को जो है
कंफर्म करने के लिए यूज हो सकता है। आगे हम ऐसे 505 पूरा पढ़ने वाले हैं, तो उसको लेके बिल्कुल भी घबराइए मत। नाउ कमिंग टू रिकैलकुलेशन, राइट। रिकैलकुलेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। कम ऑन, क्या चेक होती है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। आप लोग जो है सिंपल मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो है वो करके देखते हैं, जो क्लाइंट के सिस्टम ने पहले से कर रखा होता है, आप उससे जो है फिर अपने रिजल्ट्स को मैच करके देखते हैं। देन आते हैं री परफॉर्मेंस पे। री परफॉर्मेंस इज बेसिकली ऑडिटर इंडिपेंडेंटली क्लाइंट के प्रोसीजर्स को, कंट्रोल्स को जो है एग्जीक्यूट करके देखता है कि क्या जैसा काम करना चाहिए था इन प्रोसीजर्स को, जैसा काम करना चाहिए था इन कंट्रोल्स को, वो कर रहे हैं या नहीं, राइट। बैंक रिकंसिलेशन क्लाइंट ने बना रखी है, हो सकता है ऑडिटर दोबारा बना के देखे ताकि वो चेक कर पाए कि भाई जो इनकी रिकंसिलेशन, हमारी रिकंसिलेशन जो है वो सही दोनों इन लाइन है या नहीं। देन कमिंग टू एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कैसे? बाय स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, राइट। जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉन फाइनेंशियल डेटा और उनकी वेजेस फाइनेंशियल डेटा, इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप देखेंगे, उससे हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं। हम लोग पिछले साल से और बहुत सारे और ईयर्स के जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेजेस का जो हमारा रिलेशनशिप आ रहा है, उस पर हम लोग देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और देख सकते हैं कि इस साल भी वो ट्रेंड में है या नहीं। सो एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेसिकली, याद रखिए 3 लाइनें: इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये बात आपने याद रखनी है। और एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आपके ऑडिट में कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, प्लानिंग में भी, रिस्क असेसमेंट में भी, और आपके कंक्लूजन निकालते समय भी। ओके, चैप्टर 8 में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देख लेंगे। नाउ कमिंग टू द फेवरेट ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखिएगा कि इंक्वायरी के साथ आपको और भी ऑडिट प्रोसीजर जो है वो लगाने चाहिए। व्हाट इज इंक्वायरी? इट इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। कम ऑन, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को लेके, राइट। विद इन एंटिटी और आउटसाइड एंटिटी भी हो सकती है, और ये हमेशा इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर यूज होती है। इसमें फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट भी हो सकती है, आपकी फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज भी हो सकती हैं, और आपका ओरल डिस्कशन भी हो सकता है। ओरल डिस्कशन के लिए बोला गया है कि अगर ओरल इंक्वायरीज करता है ऑडिटर, तो ऑडिटर को जरूर कंसिडर करना चाहिए कि इनके रिस्पेक्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर ले। अब ऑडिटर को इंक्वायरी करके क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? तो ऐसी चीज़ें जो पहले ऑडिटर के पास अवेलेबल नहीं थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन, या फिर ऑडिटर के पास कोई एविडेंस था, उसे सपोर्ट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, या उससे अलग जाती हुई कोई इन्फॉर्मेशन, राइट। सो कॉरोबरेटिव भी हो सकती है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑडिट एविडेंस, राइट। और फाइनली ऑडिटर के लिए कभी कभी इंक्वायरी बेसिस बन जाती है फॉर मॉडिफाइंग दी ओपिनियन। हाँ जी, फॉर मॉडिफाइंग दी व्हाट? ओपिनियन। ओके, बट आपने याद रखना है कि इंक्वायरी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। स्पेसिफिकली इंक्वायरी से आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को पूरा कंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बारे में आप लोगों को साथ में और भी ऑडिट प्रोसेस लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप इंस्पेक्शन भी लगाएं, हो सकता है आप ऑब्जर्वेशन भी लगाएं। सो इंक्वायरी आपको जो है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंट्रोल को लेकर स्पेसिफिकली कंप्लीट एविडेंस नहीं देती है। उसके लिए आप लोगों को यूज़ करने पड़ सकते हैं, और जो ऑडिट प्रोसीजर हमने डिस्कस करे हैं वो भी उसके साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस के, कि ऑडिट एविडेंस के सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है बल्कि टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बोलता हूँ, और 2 तरीके से जो इनको डिवाइड कर रखा है। एक है नेचर और सोर्स के बेसिस पे, और एक है आपका क्या, एक है नेचर के बेसिस पे और दूसरा है सोर्स के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री, और सोर्स के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। मेरे हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल का डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एविडेंस जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने कस्टमर को कोई बिल दिया, एम्प्लॉय की वेज शीट बनाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल ये कम रिलायबल होता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि ऑडिटर को कहाँ से मिलता है? सोर्सेज इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जनरेट होता है, जैसे कि आपका परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल होता है, और ये डायरेक्टली ऑडिटर भी ऑब्टेन कर सकता है फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री का भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। विजुअल एविडेंस का सबसे सिंपल एग्जांपल है कि स्टॉक काउंट है और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओरल, जहाँ पे जो है आपने मैनेजमेंट से कोई डिस्कशन किया है, टीसीडब्ल्यूजी से कोई डिस्कशन किया है, उसे हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट्री, जब आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एटसेट्रा, तो इनको हम रिटर्न ऑडिट एविडेंस भी बोलते हैं। ओके, नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एन इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द
ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो सोर्स और नेचर तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अभी एक बार और डिस्कस कर लेंगे। और याद रखिए कि ये सारा पॉडकास्ट रिविजनरी नेचर का है। एनीवेज, नाउ रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है? लॉजिकल कनेक्शन ऑडिट एविडेंस का प्रोसीजर के साथ और असर्शन के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बैलेंस कंफर्म करना है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको कलेक्टिबिलिटी पे कुछ जो है ओपिनियन बनाना है कि हम ये कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं, तो शायद एक्सटर्नल कंफर्मेशन इतनी अच्छी चीज़ ना हो। ओके, देन अब आते हैं कि भाई रिलायबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है? सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस एंड कंट्रोल। सोर्स, अगर मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरनल सोर्स है कम रिलायबल है, एक्सटर्नल सोर्स है ज़्यादा रिलायबल है। नेचर, डायरेक्ट है तो ज़्यादा रिलायबल है, इनडायरेक्ट है तो कम रिलायबल है। ओरल है तो कम रिलायबल है, रिटन है तो ज़्यादा रिलायबल है, ओरिजिनल है तो ज़्यादा रिलायबल है, फोटोकॉपी है तो कम रिलायबल है। राइट, सर्कमस्टांसेस, अगर आप मुझे बताइए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो उसके इंटरनल सोर्सेज जो है, उसके इंटरनल एविडेंस भी ज़्यादा रिलायबल होंगे, उसके अंदर से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होंगी। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। ओके, ऐसी कंट्रोल्स है। लास्ट पॉइंट हमारा कंट्रोल्स आता है, वो भी सेम बात बोलता है। एक कंपनी में फ्रॉड्स और एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिसस्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ का माहौल ऐसा है कि मैनेजमेंट ने, अभी बात समझिएगा ज़रा, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है इंटरनल कंट्रोल तो वेरी गुड, इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है, राइट, यानी मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स आईसी बहुत अच्छा है, तो वहाँ के एविडेंस जो है ज़्यादा रिलायबल होंगे, इंटरनल एविडेंस, अदरवाइज कम रिलायबल होंगे। राइट, तो ये आपको आंसर जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैंने अपनी बुक में दे रखा है, पहले इसकी एक भूमिका बना रखी है। और साथ में आपको एक लाइन और बता दूं कि जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी इज सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। जनरली स्पीकिंग वी से दैट एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल, बट हमेशा ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, अच्छा जी, लीजिए, तो ये हमने सोर्सेज भी पढ़ लिया और हमने ये भी देख लिया कि कब जो है एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होता है और कब जो है एविडेंस कम रिलायबल होता है। बेसिकली रिलायबिलिटी का भी इंपैक्ट जो है हमने देख लिया अपने ऑडिट एविडेंस पे। नाउ कमिंग टू अ मिसलेनियस टॉपिक, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सपर्टीज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। याद रखिएगा, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक्सपर्ट है लेकिन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं है, और जिसका काम जो है वो मैनेजमेंट ने यूज़ किया है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है वैल्यूएशन हो सकता है प्रोविजनिंग हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट है इन एनी फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और जिसका काम जो है एंटिटी ने यूज़ किया इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, कम ऑन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे रिलाई कर सकता है? अगर हाँ तो बताइए कैसे। जब भी आपको ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करना है, जैसे कि एक एंटिटी है, उस एंटिटी ने किसको यूज़ कर रखा है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ कर रखा है। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बनाई है, कुछ कैलकुलेशंस की हैं, कुछ वैल्यूएशन, कुछ प्रोविजनिंग की है, एंड नाउ यू वांट टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस। ओके, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को भाई साहब ये 3 स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। नंबर 1, CCO, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज़ और ऑब्जेक्टिविटी। मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, अरे भाई वो पढ़ा लिखा है, उसके पास रेलेवेंट डिग्रीज, रेलेवेंट एजुकेशन है या नहीं। कैपेबिलिटी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, उसने इतने बड़े काम पहले जो है हैंडल भी किए हैं नहीं। ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट था या नहीं था। देन उसके बाद मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, हम तो ठहरे भैया CA, मतलब आप लोग बनोगे, मैं तो नहीं हूँ अब, बट हम क्या करते हैं, वी ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट। हमारे सामने तो कोई बोलेगा ना ये ऐसे होता है, हम बोलेंगे बेटा समझा, स्टेप्स क्या हैं, कैसे, क्यों, कब, राइट। एंड फाइनली विल चेक द रेलेवेंस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क फॉर द रेलेवेंट असर्शन। अगेन वही रेलेवेंस का वही बात, लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है, राइट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब एक छोटा सा पॉइंट और जल्दी से समझ लीजिए, हो सकता है आपकी बुक्स में ना हो। इनकंसिस्टेंसी अगर दिख रही है 2 ऑडिट एविडेंस के बीच में, या डाउट हो रहा है आपको रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे, तो क्या करेंगे? प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, एक सोर्स है वो इनकंसिस्टेंट विद ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स, आपने मैनेजमेंट से कुछ लिखवा के लिया वो अलग है, और जो आपको मिला है एविडेंस वो अलग है, या फिर ऑडिटर को डाउट हो रहा है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, तो क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर को देखना है कि भाई वो क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन कर सकता है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में, जिससे वो उस मैटर को जो है रिजॉल्व कर पाए, ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है इसको रिजॉल्व कर पाए, राइट। और साथ साथ में ये भी देखेगा कि इस पर्टिकुलर इनकंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट मेरे दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या आता है, यानी मेरे ओपिनियन वगैरह पे क्या इफेक्ट जो है इसका आ सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी इनकंसिस्टेंसी आएगी या फिर डाउट होगा रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे, तो ऑडिटर देखेगा कि मैं अपने ऑडिट प्रोसेस में और क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन कर सकता हूँ, और साथ साथ में क्या इसका और कहाँ पे जो है इम्पैक्ट आ सकता है मेरे ऑडिट के अंदर।
तो ये था आपका एसए 500। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। सारी फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से जो है स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ऑडिट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपने मुझसे क्लास ली हो, किसी से भी क्लास ली हो, बस आप अच्छे से आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कवर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को सब्जेक्ट से जोड़ के रखिए। डेफिनेटली आप लोग अच्छे नंबर जो है स्कोर करेंगे। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Audit is love.